या ओके। नमस्कार स्वामी जी। ओके, सो स्वामी जी, पहला प्रश्न है कि ड्राई कफ बहुत ज्यादा रहती है और म्यूकस बाहर नहीं आता और प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता है लंग्स पर। ड्राई कफ बहुत ज़्यादा रहती है तो एक चीज़ जो हमको समझना पड़ेगा वो ये कि पहली बात, बॉडी जो है वाटर एस्पेक्ट को, जल तत्व को रोक नहीं पा रही ठीक से। जल तत्व ठीक से आपके शरीर में रुक नहीं रहा ना, यानी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है। पहली बात, बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, शरीर से पानी निकल रहा है। दूसरी चीज, इसके कारण दो हो सकते हैं। अगर आपका मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ कम है, यानी भोजन को इस्तेमाल करने की क्षमता अगर कम है, तो आपका जो भोजन है वो श्लेष्म में बनता है, पहले कफ बनता है, उसका फिर इस्तेमाल होता है, इट गेट यूज्ड। तो अगर श्लेष्म का इस्तेमाल ठीक से नहीं हो रहा, तो आपके शरीर में श्लेष्म बच जाएगा और शरीर, पानी तो आता जाता रहेगा, वो डिहाइड्रेट होके रुक जाएगा कहीं ना कहीं। तो बहुत आसानी से अगर समझेंगे, इसको थोड़ा समझ पाएंगे। आपका भोजन सबसे पहले श्लेष्म में बनता है, कफ ही बनता है। जितने भी लंग इशू के पेशेंट हैं, उनमें एक चीज कॉमन देखी जाती है कि उनका बॉडी का मेटाबॉलिक हीट हमेशा कम होता है। इसीलिए उनमें कफ विकार, कफ बनता तो है, यूटिलाइज नहीं हो पाता प्रॉपरली। कफ यूटिलाइज अगर नहीं होगा तो जमेगा, चाहे वो ड्राई हो चाहे वो वेट हो, दोनों ही जम रहे हैं। अब ड्राई कफ में उसको पहले ढीला करना पड़ता है, नेबुलाइजिंग आपको दे दिया जाता है, वो ढीला होता है, एनिस्टेलसिस्टीन दे दिया जाता है जिससे वो निकल जाता है। मगर प्रॉब्लम तो सॉर्ट नहीं हुई। वो जो ड्राई कफ बन रहा है और आपके लंग्स में आके रुक रहा है, वो जो कफ बन रहा है और रुक रहा है आपके लंग्स में आके और ड्राई हो जाता है, उसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई। इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एक होता है प्योर कफ दोष, जिसमें कि आपको कफ निकलता है ज्यादा, लंग्स में कफ बनते हैं, या डिपोजिशन, या वेट बढ़ रहा है आपका, है ना। दूसरा होता है कफ वात दोष, यानी कफ बनता भी है, उसके बाद वात, वो प्रेशर आपके बॉडी में फ्लक्चुएट होने से पानी निकल जाता है, तो ड्राई बन जाता है, सूख जाता है वो। आयुर्वेद के टर्म्स में आपने वात सुना होगा, वात सुखा देता है किसी चीज को। तो कफ वात में कफ जब सूख जा रहा है, तो वो ड्राई कफ उसको कह रहे हैं, है ना। फिर आपको ड्राई कफ सिरप या नेबुलाइजेशन या इस तरीके से नाक दे के उसको निकाल दिया जाता है। बट आपके शरीर में जो बन रहा है उसको कौन रोकेगा? उसको भी तो रोकने का तरीका होना चाहिए। तो वात का मतलब समझने की कोशिश कीजिए। वात का मतलब होता है प्रेशर, प्रेशर। वात दोष का मतलब होता है फ्लक्चुएशन। दूसरी बात, कफ, मेटाबॉलिक हीट आपको बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो कफ का यूटिलाइजेशन, इस्तेमाल आपका शरीर नहीं कर पाएगा ठीक से। तो वो कौन सी दवाई करेगी? आपको थोड़ा आराम मिल गया कुछ दवाई खा के, या इसमें तो ज्यादातर टाइम पे फिर वो क्या दे दिया जाएगा आपको, स्टेरॉइड दे दिया जाएगा, है ना, इनहेलर दे दिया जाएगा। तो वो तो कोई आपके शरीर की शक्ति नहीं बढ़ा रहा ना, यानी प्रॉब्लम को तो सॉर्ट नहीं कर रहा। आपने, घर में गंदगी हो रही है, आपने झाड़ू मार के निकाल दिया, मगर गंदगी बनना तो बंद नहीं हो रहा, इसीलिए इनका सोल्यूशन नहीं होता। डॉक्टर आपको बोलेंगे ये तो जी चलता रहेगा, प्रोग्रेसिव भी है, प्रॉब्लम चलती रहेगी, क्योंकि ना तो इसकी कोई मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने की कोई दवाई नहीं होती। वात को अगर आप कंट्रोल करना चाहो तो क्या करेंगे? ये आपका प्रेशर फ्लक्चुएशन है बॉडी का। तो आयुर्वेदिक दवाई से थोड़ा वात कंट्रोल में आता है, मगर आपके शरीर की शक्ति नहीं बढ़ती। चाहे कोई भी दवाई हो, केमिकल दवाई, आयुर्वेदिक दवाई, कोई भी दवाई खाइए बाहर से, वो आपके इनहेरेंट जो शक्ति है, जो उसको कंट्रोल करती है, स्ट्रेंथ आपके बॉडी की, वो तो नहीं बढ़ा रहे।
तो लॉन्ग टर्म दवाई खानी है तो नेचुरल दवाई खाओ, आयुर्वेदिक दवाई खाओ। शॉर्ट टर्म खानी है तो केमिकल खाओ। मगर दोनों ही सोल्यूशन नहीं देंगे आपको, क्योंकि ये दोनों ही आपके शरीर की मूलभूत स्ट्रेंथ को, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है, वो नहीं बढ़ा रहे। ये कौन बढ़ा सकता है? ये आपका शरीर बढ़ा सकता है। तो आयुर्वेद का भी पहला नियम है, यथा बलम तथा चिकित्सा। आपके शरीर का जितना बल होगा, जितना स्ट्रेंथ होगा, उतने ही आप ठीक होंगे। ये पहला नियम है आयुर्वेद का। अब बल वृद्धि का नियम क्या है ना? ये पार्वती महादेव का संवाद है, जिसमें पार्वती महादेव से पूछती हैं कि किम बलम सर्व बलम, ये जीवित जगत का बल क्या होता है? महादेव आंसर करते हैं, कुंभक बलम सर्व बलम। तो जितने भी लंग इश्यूज हैं, बिना कुंभक किए आप ठीक नहीं हो सकते। साफ बताओ। कई लोगों को कहते हैं कि नहीं, हमने तो जी एक्सरसाइज किया और ये किया वो किया, एरोबिक्स किया, जुम्बा किया, तो हमको बड़ा फायदा हुआ। बिल्कुल, लेकिन आपने जब वो एक्सरसाइज किया, योगा किया, एरोबिक्स किया, तो किया क्या आपने? मूलभूत रूप से किया क्या? वो करने के लिए आपने बार बार सांस रोकी, और वो सांस रोकने से फायदा होता है। मगर वो क्योंकि स्पेसिफिक इलाज नहीं है, ओवरऑल है आपके लाइफस्टाइल को थोड़ा बदलने के लिए। स्पेसिफिक इलाज जो है, लंग के किसी भी इशू का, कुंभक ही है। और चाहे वो कोई भी, इवन जिसको कहते हैं प्रोग्रेसिवली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, आईएलडी हो गया है जी, एस्थमेटिक हैं, और भी कहते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गया है, तो ठीक ही नहीं होता, ये सारी चीजें ठीक होती हैं। टाइम में वेरी, लंग इश्यूज हैं क्योंकि ये आपके प्राण तत्व के साथ में डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसको टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? आप 1 साल का टारगेट लेके चलो। 6 महीने के अंदर हमने देखा है 3 से 6 महीने के अंदर कोई भी, कई लोगों के तो और भी जल्दी हो जाते हैं, इनहेलर वगैरह सब छूट जाते हैं। मगर जिन लोगों को स्टेरॉयड दिया, क्योंकि इसका कोई इलाज तो होता नहीं, आखिरकार स्टेरॉयड देना पड़ता है, तो लॉन्ग टर्म स्टेरॉयड जिनको दिया हुआ है ना, उनको और ज्यादा टाइम लगेगा। मगर रिवर्सल जिसे आप कहते हैं ना, आप, रिवर्सल का मतलब ये होता है आपकी लंग की स्ट्रेंथ को ठीक करना। ये कोई दवाई नहीं कर सकती। कोई भी दवाई ले लीजिएगा, सपोर्ट करेगी, मगर सपोर्ट भी कितना मिलेगा? भोजन कितना बचा पाएंगे आप बताइए? अच्छा भोजन कर लेते हैं, चलो आप बहुत अच्छा भोजन लेके आ गए, कितना पचाएंगे? जितना शरीर का बल होगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने फूड को अच्छा कर दिया तो आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। फूड से कहीं स्ट्रेंथ नहीं बढ़ता, क्योंकि आपको मालूम है, आपका अपना एक्सपीरियंस है, उम्र के साथ में आपकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है, जबकि कितने साल तक भोजन किया आपने। तो फूड से स्ट्रेंथ नहीं बढ़ता, दवाइयों से स्ट्रेंथ नहीं बढ़ता, इसलिए इसका इलाज 100 साल में तो नहीं हुआ। 100 साल में तो एक भी बंदा ठीक नहीं हुआ इन सब प्रॉब्लम से। किसी तरीके से थोड़ा सा मैनेज करते हुए जीवन चला रहे हैं। तो बहुत आसान भाषा है ये, कि आपको ठीक कौन करेगा? आपका शरीर करेगा। दुनिया की कोई ताकत ठीक नहीं कर सकती आपको, भगवान भी आके ठीक नहीं कर सकते आपको, साफ बोल दो। कौन करेगा? आपके शरीर की स्ट्रेंथ करेगी। उसको बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। कुंभक करना बहुत जरूरी है, और ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। स्वामी जी, नरेश जी पूछ रहे हैं कि चेस्ट डॉक्टर्स दे टेल कि ब्रेथ होल्ड नहीं करना है आईएलडी और एस्थमा के पेशेंट्स को, और उनका बी हम्म। पी भी हाई रहता है, तो वो हम्म। कुंभक उनके लिए सेफ है, या वो कैसे करेंगे ऐसी कोई एक्सरसाइज? पहली बात, आ, आपके पाँव कमजोर हैं, और डॉक्टर ने क्या सलाह दिया? अरे पाँव को इस्तेमाल मत करो, आप व्हील चेयर पे रहो जी, आप बिस्तर पे रहो, उसको यूज मत करिए, तो आपके पाँव मजबूत हो जाएंगे। कितने लोग मानते हैं कि ऐसे आपके पाँव मजबूत हो जाएंगे? कि आप पाँव को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पाँव मजबूत हो जाएंगे? कितने लोग मानते हैं? कोई नहीं मानता। मगर क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं आप, नहीं? कि डॉक्टर ने कहा लंग कमजोर है भाई, लंग को इस्तेमाल मत करो, तो रोक दीजिए इस्तेमाल करना, फिर तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी ना, एक ही बार में। जय श्री राम। नहीं, अब लंग कमजोर है, लंग मत इस्तेमाल करो।
हार्ट कमजोर है, हार्ट ही मत इस्तेमाल करो। किडनी कमजोर है, किडनी मत इस्तेमाल करो। पाँव कमजोर है, पाँव मत यूज कीजिए। हाथ कमजोर है, हाथ मत यूज कीजिए। दिमाग कमजोर है, दिमाग मत यूज करो। मतलब ये क्या क्या सोल्यूशन? आप लोग जब ये चीजें सुनते हैं तो आप आप क्यों नहीं सोचते कि भाई ये क्या सजेशन है? ओके, ना इसको ना दूसरे पास देखिए। आप लॉजिक को ना कहीं से भी घुमा सकते हो। लॉजिक ना एक गेम है। लॉजिक कोई सच्चाई नहीं है। लॉजिक गेम होता है। आप इसे कहीं से घुमाओ, वहां से दूसरा दिखेगा। लॉजिक ही अलग। तो मैं आपको बोलता हूं, ब्लड प्रेशर, लंग प्रेशर, प्रेशर में प्रॉब्लम कब आती है आपको, ये बताइए। क्या प्रॉब्लम है? इसको दूसरे तरीके से डिफाइन करें। जैसे ही आप जोर लगाते हैं आपकी सांस फूलती है। यस और नो? ये बात मानिए। ये कितने लोग मान रहे हैं कि आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या लंग में पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, तो आप जोर लगाओगे, कोई भी सीढ़ियां चढ़ोगे, वजन उठाओगे, झुकोगे, इधर उधर करोगे, तो आपकी सांस फूलने लग जाएगी। चलोगे ज्यादा दूर तो सांस फूलने लग जाएगी। यस, ये तो मान रहे हैं सभी। यानी प्रॉब्लम कहां पे है? आप कोई भी एफर्ट कैसे लगाते हो? क्या बिना सांस रोके कोई भी एफर्ट लगा सकते हैं? नहीं। तो एफर्ट लगा रहे हैं तो सांस फूल रही है। यानी सांस रोक रहे हैं तो सांस फूल रही है। कमजोरी कहां पे है? सांस रोकने की कमजोरी है ना। सभी को समझ में आ रहा है? बहुत आसान भाषा में बोल रहा हूं, कहीं मैं मुश्किल तो नहीं बोल रहा कि आपको समझ नहीं आ रहा। तो जब आप जोर लगाते हैं तो सांस फूलती है, यही प्रॉब्लम है ना। तो जोर कैसे लगाते हैं? सांस रोक के लगाते हैं। तो सांस रोकने पे सांस फूलती है। तो कमजोर क्या है आपकी? आपके अंदर कमजोरी क्या है? सांस रोकने की कमजोरी है ना। डू यू एग्री? एवरीबडी अग्रीज? जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। सभी समझ रहे हैं ना इस बात को? प्रॉब्लम कहां है? सांस रोकने की कैपेसिटी कम है। सोल्यूशन क्या है? आप मुझे बताओ ना। आप मुझे बताओ सोल्यूशन क्या है। चलो मेरे मुंह से छोड़ो। आप बताओ सोल्यूशन क्या है? आपकी कमजोरी क्या है? सांस रोकने की कैपेसिटी कम है। अब बताइए सोल्यूशन क्या है? सांस रोकने की कैपेसिटी बढ़ानी होगी। यस और नो? डज एवरीबडी अग्री? सभी मान रहे हैं इस बात को? कितनी आसान भाषा है, कितनी आसानी से समझ में आता है कि सांस रोकने की कैपेसिटी अगर आपकी कम है तो सांस रोकने की कैपेसिटी बढ़ा देंगे तो ठीक हो जाए। अगर आप बढ़ा देंगे सांस रोकने की कैपेसिटी तो थोड़ा जोर लगाने पे आपका प्रेशर नहीं बढ़ेगा। यानी आप बिना दवाई के आप एफर्ट करेंगे, प्रेशर नहीं बढ़ेगा। आप दवाई छोड़ सकते हैं फिर। आपने बॉडी की कैपेसिटी बढ़ा दी। हाँ या ना? आप मुझे एक बात बताइए, और इसका दूसरा पक्ष भी दिखाता हूं। मैं इसे किसी भी बहुत सारे लॉजिक से इसको ब्रेक कर सकता हूं। तो लॉजिक आपको समझ में आता है ना? लॉजिक कई पर्सपेक्टिव में बनता। आप एक तरीके से एक जगह से एक चीज को देखेंगे तो अलग दिखाई देगा, दूसरी जगह से देखेंगे तो अलग दिखाई देगा। ठीक है ना? अब मैं एक और तरीके से बताता हूं। दो बंदे लेते हैं, ए बी। ए का ए की प्रॉब्लम यह है कि ए का ब्लड प्रेशर या पल्मोनरी प्रेशर अगर अगर 20 यूनिट ऊपर और 20 यूनिट नीचे चला जाए तो उसको प्रॉब्लम हो जाती है। यानी उसकी सहन शक्ति कितनी है? 40 यूनिट की सहन शक्ति है, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। उससे 20 यूनिट ऊपर और 20 यूनिट नीचे, उसमें उसकी हालत खराब, उससे ज्यादा होगा तो हालत खराब हो जाएगी। अब है दूसरा बंदा बी, उसकी 60 ऊपर 60 नीचे भी जाए तो भी उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी उसकी सहन शक्ति कितनी नहीं है? 120 यूनिट की। ए की कितनी सहन शक्ति है? 40 यूनिट की। बी की कितनी सहन शक्ति है? 120 यूनिट की, ऊपर नीचे। कौन स्ट्रांग है आप बताइए, ए या बी? सभी मानेंगे बी स्ट्रांग है। जिसका टॉलरेंस 120 का है वो स्ट्रांग है। ये मान रहे हैं सारे? अरे कुछ तो इंटरेक्ट करो ना थोड़ा हाथ ही उठा दो
है ना? अब जरा ध्यान देना मैं क्या बात बोल रहा हूं आपको। आप सभी समझदार लोग हैं, केवल देख नहीं रहे इस तरफ में। अब आपको 40 यूनिट की टॉलरेंस से भी नीचे लाने की कोशिश की जा रही है, दवाई खिला के। थोड़ा बढ़ गया, दवाई खा लो। अच्छा, सुबह दोपहर शाम खाओ। किसी को कहते हैं सुबह शाम खाओ, किसी को कहते हैं रोज खाओ। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका टॉलरेंस, आपको जरा सा ऊपर हुआ उसको नीचे करने की कोशिश की जा रही, जरा सा नीचे गया उसको ऊपर करने की कोशिश की जा रही, चाहे शुगर देख लीजिए, चाहे किसी और चीज को देख लीजिए। यही कर रहे हैं ना? यानी अगर आपका विंडो ऑफ टॉलरेंस कम किया जाएगा तो आप कमजोर होंगे या ताकतवर बन जाएंगे। तो दवाई खा के अगर आपको एक यूनिट एक छोटे से विंडो में रखने की कोशिश की जा रही है तो आप कमजोर होंगे या ताकतवर होंगे? आप कमजोर होंगे। आपके बच्चे और ज्यादा कमजोर होंगे। आपके पिता और दादा आपसे ज्यादा स्ट्रांग थे। आपके बच्चे के बच्चे कमजोर ही नहीं होंगे, शायद जी पाए नहीं जी पाए पता ही नहीं चलेगा। तो कहां जाने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सी दिशा में जाने की कोशिश कर रही हो सारी दुनिया? क्या ये एविडेंट नहीं है? क्या डेटा प्रूव नहीं करते इस बात को? ऐसा ही हो रहा है ना दुनिया में। कौन सी बीमारी खत्म हो रही है बता दीजिए, कोई एक बीमारी बताइए जो दुनिया में पिछले 100 साल में खत्म हो गई। डायबिटीज, क्रॉनिक डिजीज की बात कर रहा हूं। 80% बीमारी क्रॉनिक होती है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है हार्ट डिजीज। थायराइड, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कैंसर। कैंसर एपिडेमिक हो जाएगा थोड़े टाइम बाद में। आप लोग समझदार हैं। प्रॉब्लम यह है कि आप जिस स्कूल से निकले हैं वो ब्रिटिश मॉडल ऑफ एजुकेशन था। सभी ब्रिटिश मॉडल ऑफ एजुकेशन से निकले हुए हैं। मगर क्या अपने एजुकेशन को साइड में रखेंगे तो आपकी बुद्धि तो अभी भी है। आपको तो अभी भी समझदार लोग हैं आप। भारतीय हैं ऊपर से। तो कहने का मतलब, क्या अगर 3 जनरेशन के अंदर, जिसको आप जेनेटिक बोल रहे हैं, 3 जनरेशन के अंदर आपकी टॉलरेंस खत्म हो गई, झेलने की क्षमता ही खत्म हो गई। अपने दादा को याद करो। आप याद कीजिए, दादा दादी जो भी है, मेल फीमेल है, दोनों सेम एज के होते और हाथापाई करते, थोड़ा कुश्ती करते, कौन जीतता? आपके दादा 100% जीतते। वो जितना वजन उठा सकते थे आप नहीं उठा सकते, वो जितना काम कर सकते थे आप नहीं कर सकते। यानी उनकी जोर लगाने की शक्ति ज्यादा थी, यानी सांस रोकने की शक्ति ज्यादा थी। आपकी सांस रोकने की शक्ति कम हो गई है। अब मैं थोड़ा एरोगेंटली बोल रहा हूं क्योंकि मुझे आपकी चिंता है। अगर आप अपनी सांस रोकने की शक्ति, कुंभक शक्ति नहीं बढ़ाओगे, आप ठीक नहीं हो सकते। स्वामी जी, एक क्वेश्चन नंदनी जी का है। इनको स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है, नेजल ब्लॉकेजेस रहते हैं, ये सिंगिंग करती हैं बट हायर नोट्स पर नहीं जा पाती क्योंकि ब्लॉकेज रहती है। तो कुंभक इनको क्या पूरी तरह से ठीक कर पाएगा? अब एक सिंपल एग्जांपल के साथ में समझते हैं। देखिए, अगर आप यहां पे आए हैं, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। आपको पढ़ाया गया अलग है, आपके पता नहीं क्या क्या शब्द बोलते हैं ना, अंग्रेजी के बोल देते हैं, फिर आप सोचते हैं अरे बहुत एडवांस चीज है। ऐसा मत हो, आप प्रूफ मांगो। 100 साल में किसी एस्थमा, एस्थमेटिक पेशेंट को ठीक किया क्या? किसी आईएलडी पेशेंट को ठीक किया क्या? किसी पल्मोनरी हाइपरटेंशन? मैं कह रहा हूं कि कुंभक करके, मैं ज्यादातर लोगों के लिए बोल रहा हूं, 1 साल का टारगेट। उसमें से भी 60% लोगों के लिए 6 महीने में ही हो जाएगा। 1 साल। लेकिन अगर कुछ लोगों को 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल भी लग सकता है, और आप ठीक हो गए 100%, तो वो क्या 4 साल गलत थे? नहीं ना। अब मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं ये बात। आप चाय में कभी कभी मलाई ज्यादा गिर जाती है ना, तो क्या होता है? इट डजंट बिकम घी, है ना? पूरी मलाई घी नहीं बन पाता। डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच यू हैव केप्ट इट, कितनी देर आपने उसको गर्म किया। जो मलाई घी नहीं बन पाती, वो जब उसको छानेंगे ना तो आपका स्ट्रेनर जो होगा ना उसमें जम जाएगा, जमेगा ना।
हाँ या ना? नाउ यहां पे दो बातें बोलूंगा मैं। देर आर टू थिंग्स टू अंडरस्टैंड। वन, कि अब आप उसमें से चाय छनवाने के लिए, नीचे गिराने के लिए क्या करोगे? ऊपर चम्मच से प्रेशर डालते हो, स्पून से प्रेशर डालोगे तो निकलेगा। दूसरा, वो धीरे धीरे करके ना स्ट्रेनर के जाली के ऊपर चिपकता जाएगा। फिर आप उसको साफ कैसे करोगे? उसको हीट दोगे जब, उसको गैस पे गर्म कर लो और उसके बाद उसको झाड़ लो, तो साफ हो जाएगा। यस और नो? ऑल फीमेल नो दिस? मेल भी चाय तो बनाते ही होंगे ना। दो चीजें हो गई यहां पे, दो चीज बताया मैंने आपको। दो बातें बताई, उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। पहली बात, प्रेशर से अगर आपके बॉडी में कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पा रही, बिकॉज ऑफ बलगम, कफ, श्लेष्मा, तो आप प्रेशर डालना पड़ता है, खांसना पड़ता है ना। खांसने का मतलब क्या है? बॉडी खांसी क्यों लाती है? टू इंक्रीज द प्रेशर इकोसिस्टम ऑफ योर बॉडी। तो खांसी गलत नहीं है, उसको रोकने की कोशिश मत करो, कफ निकालने की कोशिश करो। खांसी होती है, गरम गरम चीज कुछ पी लीजिए, काली मिर्च डाल के, कुछ तीखी चीज डाल के, थोड़ा शहद डाल के कुछ गरम पी लो, तो कफ निकलने। बार बार सिप सिप करके पानी भी पिएंगे ना, तो कफ पिघलेगा, निकलेगा, फिर आपको आराम मिल जाएगा। तो खांसी को रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हो? और यही कॉन्सेप्ट शरीर जो कुछ करेगा, will you be able to tell in English? You should have asked before, but then it will take a little it takes time gets stretched. So coughing is not bad, because the body is trying to adjust to a particular situation, some problem within. It is trying to increase the pressure so that things can pass through. But we are trying to stop the coughing. This is a wrong approach. Whenever you have infection, whenever you have infection, what is there in your body which kills the infection? What factor? It is heat of your body which can kill infection. 5 degree increase in temperature can kill infection. हाँ, हिंदी में भी बोल रहा हूं मैं, एक मिनट, थोड़ा सा अब अल्टरनेट करना पड़ेगा ना। सो जब भी आपको कोई इंफेक्शन होता है तो आपके शरीर में सबसे पहली चीज क्या होती है? बुखार आ जाता है। क्यों? क्योंकि गर्मी बढ़ने से वो कीटाणु मर जाएगा। बट देन व्हाट यू डू द मोमेंट यू गेट इनटू फीवर? आपके दिमाग में बचपन से बैठाया हुआ है ना, द मोमेंट यू गेट इनटू फीवर, जैसे ही आपको बुखार हो, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू विल डू? आप सबके घर में पैरासिटामोल होगा ना, एवरीबडी शुड हैव पैरासिटामोल। आपने पैरासिटामोल खाना है, you will take that paracetamol and dip down your temperature. Are you doing good to yourself or bad to yourself? Heat kills infection, but the moment body is trying to increase the heat, जैसे ही शरीर गर्मी बढ़ाता है, आप पैरासिटामोल खा के उसकी गर्मी कम कर देते हो, because you have thought that your body is doing something wrong. आपने क्या सोचा? आपको क्या पढ़ाया गया? कि शरीर गलत है। क्या आपका शरीर गलत है? Is your body wrong? Tell me, is your body wrong? No, your body cannot be wrong. You can be wrong. You can be wrong. You can debate around it, but body can be wrong. No debate. No, it cannot be wrong. तो शरीर अगर बुखार ला रहा है तो गलत कैसे हो गया वो? अगर शरीर खांसी कर रहा है तो गलत कैसे हो गया वो? हाउ कैन योर बॉडी बी रॉन्ग? एंड यू आर नॉट सीइंग द रूट कॉज। वो क्यों कर रहा है आप देखिए। तो दो चीजें, आई टोल्ड यू टू थिंग्स, टेकिंग द एग्जांपल ऑफ अ स्ट्रेनर एंड टी। द फर्स्ट थिंग, यू मस्ट करेक्ट द प्रेशर इकोसिस्टम ऑफ योर बॉडी। शरीर का प्रेशर इकोसिस्टम यानी वात आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। बारिश में सारे बल कम हो जाते हैं, तो वात कंट्रोल करना पड़ेगा, प्रेशर कंट्रोल करना पड़ेगा। प्रेशर कैसे बनाएंगे अपने शरीर के? हाउ विल यू बिल्ड अप प्रेशर और कंट्रोल प्रेशर और ट्राई टू करेक्ट द प्रेशर इकोसिस्टम? हाउ विल यू डू इट? कैसे करेंगे आप? अपने शरीर में प्रेशर कैसे बना सकते हैं बताइए? हाउ विल यू बिल्ड अप प्रेशर और कंट्रोल प्रेशर विद इन द बॉडी? शरीर में कैसे करते हो आप? बिना सांस रोके कैन यू कंट्रोल द प्रेशर? विदाउट होल्डिंग यू कैंट। सो ब्रेथ होल्ड इज
something which controls the vata of your body, which is kumbhak. Now vata controls the pitta, thermal aspect of your body, temperature, and vata and pitta manages the kapha. तो जब वात ठीक करेंगे तो कफ ठीक हो जाएगा आपका। ये बात समझ में आ रही है? हीट, फर्स्ट थिंग इज प्रेशर, देन हीट। यही दो चीज, टू थिंग्स आई टोल्ड अबाउट द स्ट्रेनर। प्रेशर डालोगे एंड देन व्हेन इट इज क्लॉग्ड फुली, देन व्हाट डू, यू हीट इट ऑन द फ्लेम एंड देन टेक आउट द ब्लॉकेजेस। ये दो चीज, वात पित्त, दे कंट्रोल द एंटायर यूनिवर्स and your body also. The material management, kapha, is controlled or utilized by vata and pitta. And pitta doesn't have its own existence. पित्त का अपना कुछ existence नहीं है, वात से ही कंट्रोल होता है. So Vat is the king. That means Kumbhak is the king of Ayurveda. Unless and until we bring in the king of Ayurveda into Ayurveda, Ayurveda cannot rule the world. क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई, the Ayurvedic medicine will be more effective, 10 folds, 20 folds more effective if Kumbhak is done along with it. कुंभक के बगैर आयुर्वेदिक दवाई इतनी असरदार नहीं रहेगी, और ये फ्यूचर है दुनिया का. कुंभक विथ आयुर्वेदिक मेडिसिन कैन डू मैजिक. स्वामी जी, एसिम्टोमेटिक एस्थमा है तो डू दे नीड मेडिसिन? एसिम्टोमेटिक है तो वैसे भी, आई एम टेलिंग यू व्हाट इज एसिम्टोमेटिक. आपको आप किसी ने बोल दिया एसिम्टोमेटिक है, बट योर बॉडी, इज योर बॉडी टेलिंग कि ये सिम्टोमेटिक है या एसिम्टोमेटिक से कोई प्रॉब्लम आती है? मान लीजिए, आई एम गिविंग एन एग्जांपल, दोबारा से एग्जांपल लेते हैं, इसमें आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए. एक प्रेग्नेंट लेडी है. There is one pregnant lady. Now, pregnant lady needs lot of energy to build up the baby. उसको ऊर्जा चाहिए ना, बेबी को बनाने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? टेल मी, बताइए ना. अब वो एनर्जी कहां से आएगी? यूल से फूड से आएगा, मगर फूड तो रॉ मटेरियल है, फूड से एनर्जी एनर्जी नहीं आता. इफ ग्लूकोज is utilized by mitochondria, then energy will come. आपके शरीर में एक ऑर्गेनेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया, वो ग्लूकोज खाता है और एनर्जी निकालता है. तो आप ग्लूकोज सप्लाई तो कर दोगे, मगर माइटोकॉन्ड्रिया ने खाया ही नहीं ग्लूकोज, तो वो ग्लूकोज कहां दिखाई देगा? वेयर विल इट शो अप? इफ यू पुश इन लॉट ऑफ फूड, देयर इज हाई ग्लूकोज, बट द माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट ईटिंग द ग्लूकोज, तो वेयर विल इट शो अप? इन योर ब्लड रिपोर्ट. ब्लड में शुगर ज्यादा दिखाई देगा. नाउ यू कॉल इट डायबिटीज. आपने क्या बोल दिया? जैसे डॉक्टर ने टेस्ट किया ग्लूकोमीटर, इफ यू टेस्ट इट, इट इज बियॉन्ड अ सर्टेन एज, व्हाट विल यू से? आप क्या बोलोगे? ओ डायबिटीज, सो यू विल हैव टू पुश डाउन द शुगर. ऐसा बोलते हैं ना आजकल तो. प्रेग्नेंट लेडी को इन प्रेगनेंसी आल्सो दे आर प्रिस्क्राइबिंग शुगर लोअरिंग ड्रग्स, विच इज लाइक रिडिकुलस. मतलब दुनिया कहां चली गई समझ में नहीं आ रहा. इज इट परमानेंट? लेट मी आस्क यू. अब मैं आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं उसको समझिए. आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन. इन प्रेगनेंसी द शुगर गोज अप, इज इट परमानेंट? मैं आपको एक दूसरा ऑल्टरनेट एग्जांपल लेके दिखाता हूं. इफ योर बॉडी हैज सम इश्यू, आपके शरीर में कुछ डिजीज हुआ, नाउ हाउ विल यू रिकवर फ्रॉम दैट डिजीज? उस डिजीज से रिकवरी कैसे होगी आपकी? आपको एनर्जी चाहिए. डू यू नीड एनर्जी? एनर्जी कहां से मिलेगा? ग्लूकोज से. देन व्हाट विल योर बॉडी ट्राई टू डू? व्हेन योर बॉडी नीड्स मोर ग्लूकोज, तो आपका शरीर कहीं से भी ग्लाइकोजन वगैरह जो भी कुछ है वहां से ग्लूकोज पुश इन करेगा ना ब्लड में, क्योंकि आपको जरूरत है ज्यादा. यू नीड मोर ग्लूकोज. एंड द मोमेंट डॉक्टर टेस्ट इट, उसको टेस्ट कर दिया तो बोला अरे आपको तो डायबिटीज है. टेल मी, अगर आपको कोई इंफेक्शन भी है तो इंफेक्शन तो हफ्ता 10 दिन 15 दिन रुकेगा ना, बस उतने टाइम के लिए. या फिर आपको टीबी हो गया तो फिर वो 3 4 महीने 6 महीने तक चलेगा, उसके बाद तो खत्म हो जाएगा.
तो उसमें अगर आपकी बॉडी, इफ योर बॉडी इंक्रीजेस ग्लूकोज, तो क्या वो गलत कर रहा है? एंड इज इट परमानेंट? जब तक उसको जरूरत है तब तक ही बढ़ाएगा ना ग्लूकोज, उसके बाद कम कर दे। इट विल इंक्रीज टिल इट रिक्वायर्स and then it will lower down. But you start taking medicine, it will never be able to lower it down. कभी भी lower down नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब क्या? What I am trying to say कि जब भी your body requires that thing, it increases glucose, but you will not get glucose symptom. डायबिटीज के सिम्टम नहीं होंगे आपको, because the body has raised inside the glucose level to correct a disease. एक डिजीज को ठीक करने के लिए उसने बढ़ा है, और फिर कम कर देगा। Whenever the you are fine, it will go down. इसका मतलब, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से अगर सुनेंगे तो आपको इसमें प्योर लॉजिक इसमें दिखाई देगा। सो इफ यू डू नॉट हैव सिम्टम, बट इन टूडेज टाइम वी हैव द एबिलिटी टू पुट समथिंग इनसाइड द बॉडी, शरीर के अंदर कुछ घुसा के ब्लड निकाल के उसका टेस्ट कर लेते हैं हम। बट योर बॉडी इज नॉट फूल, बेवकूफ तो नहीं है ना आपका शरीर। तो आपका शरीर अगर सिम्टम नहीं दिखा रहा तो आपको डिजीज है ही नहीं। There is nothing called as asymptomatic dash dash dash. पहली बात तो आपको अंग्रेजों को समझना पड़ेगा। गोरे लोग जो होते हैं ना वो मूर्ख हैं, सबसे दुनिया में बड़े मूर्ख कौन है? गोरे लोग हैं। तो वो जो बोलते हैं ना उसको, उनके सिंपल, डोंट टेक इट ऑन देयर वर्ड्स, ऑन द स्वामी फेस वैल्यू। तो आप समझिए, देर इज नथिंग कॉल्ड एज एसिम्टोमेटिक डैश डैश डैश। स्वामी जी, एक और क्वेश्चन ले सकते हैं? हाँ हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे। जी। बहुत सारे क्वेश्चन आए एलर्जीज के लिए, और मौसम बदलता है तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जैसे अस्थमा है तो वो रेनी सीजन में बढ़ जाता है, और एलर्जीज जो है वैसे पूरा साल ठीक रहते हैं, बट जैसे ही सीजन चेंज होता है तो इन्फेक्शंस और एलर्जीज आने लगते हैं। तो एलर्जी को थोड़ा समझने की कोशिश करें। एलर्जी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब मान के चलिए कि आपके शरीर ने जब ये बॉडी बनी, तो ऐसा तो नहीं सोचा गया कि यू विल ईट एवरीथिंग परफेक्ट एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विल बी 100% परफेक्ट फॉर यू। आपकी बाहरी वातावरण बिल्कुल परफेक्ट होगा आपके लिए, ऐसा तो नहीं सोचा गया। क्योंकि समटाइम्स देयर द सिचुएशन आउटसाइड इज डिफिकल्ट, समटाइम्स इट इज इजी, समटाइम्स इट इज ब्यूटीफुल, समटाइम्स इट इज अगली। सो व्हेन यू ईट समथिंग, you eat whatever you require, but you also eat something which you don't require along with it. तो जब आप भोजन करते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपके लिए जरूरी है और आपके लिए गैर जरूरी है, ये सब खा लेते हैं ना। एंड द बॉडी आइडेंटिफाइज इट, और शरीर उसको पहचानता है और जो फालतू चीज है उसको हटा देता है। यस, ये तो बात समझेंगे ना आप? तो ये कैसे करता है? अनवांटेड चीज को हटाने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं। देयर आर लॉट ऑफ मेनी वेज इन विच इट इज डन। वन ऑफ द वे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। शरीर कैसे काम करता है ये समझ में आ जाएगा आपको। तो आपके शरीर में एक चीज है जिसका नाम है हिस्टामीन। आपके शरीर में क्या है? हिस्टामीन। हिस्टामीन क्या करता है? इट नलिफाइज द नेगेटिव थिंग्स फॉर यू। आपके शरीर में कुछ नेगेटिव गया, हिस्टामीन उसको खत्म कर देगा, खराब, हटा देगा, नलिफाई कर देगा। नाउ that means whenever you eat something which is mostly conducive for you, कुछ आप खाते हैं जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, there is less release of histamine. But if you eat something which is not suitable for you, there is more release of histamine. जब आप कुछ खाते हैं जो आपके लिए सूटेबल है तो हिस्टामिन नहीं निकलेगा इतना, लेकिन जब आप खाते हैं ऐसी चीजें जो आपके लिए अच्छा नहीं है तो हिस्टामिन खूब सारा निकलेगा।
ध्यान दीजिएगा, इफ यू ट्राई टू कैच मी, पकड़ने की कोशिश करेंगे ना, आपको समझ में आएगा, मगर केवल आप ना समझें, दूसरों को भी समझाएं। अब एक बात बताइए, पेट्रोल की गाड़ी में कितने लोग डीजल डालेंगे? हाथ उठाइए। हाउ मेनी ऑफ यू पुट विल पुट डीजल इन अ पेट्रोल व्हीकल? नोबडी, कोई भी नहीं डालेगा। तो एक बात फिर मुझे बता, टेल मी वन थिंग, इज योर बॉडी डिजाइन फॉर कंजम्पशन ऑफ केमिकल्स? क्या आपका शरीर केमिकल खाने के लिए डिजाइन हुआ है? कितने लोग मानते हैं इस बात को? नो, नो। देन व्हाई यू ईटिंग केमिकल्स फ्रॉम चाइल्डहुड, फ्रॉम इन्फेंसी? बचपन से क्यों खा रहे हो केमिकल्स? ऑल योर मेडिसिन आर केमिकल्स, यस और नो? एक छोटा बच्चा जो गोद में है, जो बोल नहीं सकता, अभी अभी पैदा हुआ है, जस्ट बॉर्न, एन इन्फेंट, यू ऑल्सो पुट सम पैरासिटामोल सिरप ऊपर से डाल देते हो, और सम मेडिसिन। नाउ लेट्स सी हाउ वी हैव चेंज द फूड। भोजन को कैसे, हमारा शरीर भोजन को पहचानता है ना? कितने लोग मानते हैं इस बात को? आवर बॉडी रिकॉग्नाइजेस फूड, यस। नाउ इफ यू चेंज द फूड, द रिकग्निशन फैक्टर विल बी लेस। अगर आप भोजन को बदल देते हैं तो आपका शरीर ठीक से पहचान नहीं पाएगा उसको। कितने लोग मानते हैं इस बात को? तो आपने फूड बदल दिया, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड। नाउ योर बॉडी डजंट रिकॉग्नाइज द फूड दैट यू आर कंज्यूमिंग। आप जो भोजन कर रहे हैं आपके हिसाब से तो बहुत अच्छा भोजन है, अरे वाह क्या भोजन मिल रहा है सभी को, इतना तो आपके दादा को मिलता नहीं, सोच भी नहीं सकते थे। क्या खाते हो आप, सोच नहीं सकते थे ना? मगर आपका शरीर पहचानता ही नहीं उस भोजन को, ये बॉडी डजंट रिकॉग्नाइज द फूड, तो उसको डर लगेगा। अननोन पर्सन से आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए ना। योर बॉडी विल फील अ लिटिल कॉशियस, इजंट इट, लुकिंग एट योर फूड व्हेन यू कंज्यूम इट। तीसरी चीज बता रहा हूं, थर्ड थिंग, हैव यू चेंज द एनवायरमेंट? वर वी डिजाइन फॉर दिस एनवायरमेंट, दिस काइंड ऑफ एनवायरमेंट? वातावरण जो हमारे सामने आज है, क्या उसके लिए हमारा डिजाइन हुआ था? तो आपका शरीर खतरे में आएगा वातावरण से, योर बॉडी विल गेट इनटू डेंजर, सम काइंड ऑफ डेंजर। अब बताइए, डेंजर में हिस्टामिन रिलीज होता है, प्लीज अंडरस्टैंड इट क्लियरली, डेंजर, हिस्टामिन रिलीज, बट योर बॉडी इज नॉट डिजाइन फॉर सो मच ऑफ हिस्टामिन रिलीज, क्योंकि इतना हिस्टामिन रिलीज होगा तो आपका बॉडी खुद डैमेज होने लग जाएगा, कि बॉडी विल स्टार्ट गेटिंग डैमेज। अब वो हिस्टामिन मतलब नहीं निकालने की कोशिश, इनटॉलरेंट बन जाएगा। हिस्टामिन या तो निकलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या निकलना ही बंद हो जाएगा। नाउ इफ यू ईट समथिंग एंड द बॉडी फील्स दैट दिस इज थ्रेट, उसको कौन ठीक करेगा? आपका दुश्मन आ गया आपके शरीर में भोजन के जरिए। अब हिस्टामिन आपका इम्यून सिस्टम का पार्ट है, वो पहचानता है खतरे को और खत्म करता है। अब कौन करेगा बताओ? अब आपका शरीर से बाहर फेंकने की कोशिश करेगा। When your threat gets into your body, the body will try to throw it out. तो sneezing, coughing, allergy, एंटी एलर्जी खा के कोई एलर्जी ठीक होती है क्या? टेल मी। नो। तो यू विल हैव टू इंप्रूव योर टॉलरेंस कैपेसिटी, यस, एंड देन योर एलर्जी विल गो अवे। व्हाट इज टॉलरेंस? टॉलरेंस क्या है? 10 किलो का वेट उठाओ, हाउ डू यू टॉलरेट इट? 10 किलो का वेट उठाओ, हाउ डू यू टॉलरेट इट? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ। 20 किलो उठाना है तो ज्यादा सांस रोकनी पड़ेगी। टॉलरेंस बढ़ाने के लिए ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी।
To increase the tolerance, you will have to increase the threshold capacity. Is there any other way? No. So if you do Kumbhak, after a certain point of time, when your tolerance builds up, you will not need anti-allergic medicine. ग्लूटेन टॉलरेंस, इंटॉलरेंस, मतलब आप तो गेहूं खाना ही बंद कर दो, चावल से भी अभी अगर इंटॉलरेंस हो जाएगा तो फिर क्या करोगे? व्हाट विल यू ईट? So improve the body's tolerance and you will be able to eat everything. Allergy can go away, 100% it can go away. तो solution यहाँ पे है, ये आपको समझना पड़ेगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स हैपन. ये शरीर काम कैसे करता है. आपको लगता है कि दुनिया जानती है शरीर कैसे काम करता है, तो सारी बीमारी ठीक हो रही है. इफ द वर्ल्ड नोज हाउ दिस बॉडी वर्क्स, देन देयर वुडंट बी एनी डिजीज. लेकिन बीमारी तो बढ़ रही है, इसका मतलब दुनिया को मालूम ही नहीं कि शरीर काम कैसे करता है. WHO नाम का WHO है, ईंट सीमेंट का बिल्डिंग है. आप लोग ज्यादा समझदार हैं. यू आर मोर इंटेलिजेंट, यू आर मोर इंटेलिजेंट पीपल, बट you'll have to understand from your perspective, from your logic, from your wisdom, from your common sense. Thank you so तो much, Swamiji, for shedding light on us. And आप लोग का जीवन स्वस्थ हो, सुखमय हो, खूब सुंदर हो, ऐसी हमारी शुभकामना है.